आप सभी को फिर एक बार नमस्कार और फिर एक बार आज के मेरे पॉडकास्ट में आप सबका बहुत दिल से स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज अगर आप लकी विनर बन जाते हैं तो आपको मिलेगी रुपए 1 लाख वाली कंसल्टेंसी बिल्कुल मुफ्त में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज से पॉडकास्ट में मैं कॉन्टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जहां पर आपको पार्टिसिपेट करना है और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप लकी विनर बन जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी फ्री में मिलने वाली है। एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं डिटेल में आपको मैं बताऊंगा आगे जाकर, लेकिन उससे पहले आज के हमारे गेस्ट हैं आचार्य मंजू गोयल जी। आचार्य मंजू गोयल जी फरीदाबाद से है और पिछले कई सालों से इनकी प्रैक्टिस चल रही है एज अ वास्तु आचार्य। इन्होंने बहुत सारे लोगों को आज तक मदद करी है और इनकी स्पेशलिटी जो है वो फैक्ट्रीज़ में है खास करके। तो जब भी फैक्ट्रीज़ बनवाते हैं ना, तो जैसे ही आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे रेमेडीज़ करते हुए, फैक्ट्रीज़ को विजिट करते हुए, उनको कंसल्टेंसीज देते हुए, जो हमारी आचार्य मंजू गोयल जी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुकी है। और इनके बारे में और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रिसेंटली इनको नियुक्त किया गया है अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल समाज महिला मंच जो है फरीदाबाद जिला, उसकी ये अध्यक्ष बन चुकी है। और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि प्रोफेशन के साथ साथ समाज के साथ कनेक्टेड रहना, ये मंजू जी का जो नेचर है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब जैसे ही मैंने कॉन्टेस्ट के बारे में बताया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज से मैं एक कॉन्टेस्ट चालू करने वाला हूँ कि 1 घंटे तक आप लोग पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना उसमें से। तो इसलिए हमारे जो आचार्य है आज के मंजू गोयल जी, इनकी फीस है 1 लाख रुपया। लेकिन अगर आज का पॉडकास्ट आप ध्यान से सुनते हैं तो पॉडकास्ट के अंत में हम लोग आपसे एक सवाल करेंगे। उस सवाल का जवाब इसी पॉडकास्ट में छुपा हुआ होगा। उस सवाल का सही जवाब देने वाले 3 लकी विनर्स को मिलने वाली है बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी आचार्य मंजू गोयल जी की तरफ से। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने रखा है जिसका जिक्र मैं पॉडकास्ट के अंत में करूंगा। इस कॉन्टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वो पॉडकास्ट के अंत में आप लोगों को मैं बताऊंगा। खैर, अब अगर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा पॉडकास्ट को तो आप लोग भी मुझे डांटेंगे और मंजू जी भी मुझे डांटेंगी। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरुआत कर देते हैं। आचार्य मंजू गोयल जी नमस्ते, और आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत दिल से स्वागत है। धन्यवाद अक्षय जी, आपके पॉडकास्ट में मेरे को निमंत्रण देने के लिए। और आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सवालों से उसके ऊपर सुखरी उतर सकूँ, उसके अपने जवाब उस तरीके से दे पाऊँ और अपने जो दर्शक सुनना चाह रहे हैं मुझे, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर पाऊँ। नंबर 1 बात यह है कि मैंने तो कोई तारीफ नहीं की है, जो बात है वो जस्ट मैंने बता दी है ना? जी बिल्कुल। ओके। और नंबर 2, मेरे को सबसे पहले आप बताइए कि क्या चल रहा है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है अक्षय जी। मतलब जो इस टाइम पे वास्तु का जो लोगों के अंदर जो भ्रम है और वो जिस तरीके से आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं, मतलब जो रियलिटी है वास्तु की, और वो लोगों के सामने आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू जो ला रहे हैं कि एक्चुअल में वास्तु है क्या, वो बहुत सराहनीय है। मतलब मैं ये कहूंगी कि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, जिस तरीके से आप लोगों के सामने इस चीज की इमेज ला रहे हैं ना कि वास्तु में एक्चुअली है क्या, वो बहुत सराहनीय है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो आप मेरे से पूछे या फिर दर्शक जो जानना चाहते हैं उनके सवालों के जवाब में दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली ये है कि कुछ चीजों को हमने स्टीरियोटाइप करके रखा हुआ है, और खास करके जो हमारे रिचुअल्स है, हमारे कल्चर और धर्म के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनको हम सुपरस्टिशन मानते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन वो सुपरस्टिशन ना होते हुए उसके अंदर बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है, और ये एक्चुअली मेरे को दुनिया को बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो उतना रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में। हमारे देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर विशिष्ट तिथि को विशिष्ट समय पर सूर्य की किरणें उस मूर्ति के पैर पर जाती है। तो अगर उनको वास्तुशास्त्र पता नहीं था, उनको डिग्री का नॉलेज नहीं था, तो ये कैसे हुआ? लेकिन बिल्कुल अक्षय जी, मैं आपकी बात को काट के ये चीज कहना चाहूंगी कि जो वास्तुशास्त्र है इसका जो जन्म है ये हमारे भारत देश से ही हुआ है। मतलब अगर आप जितने भी पौराणिक मंदिर उठाइए, जितने भी हमारे यहाँ पे प्राचीन जो
बिल्डिंग्स बनी हुई है उनमें वास्तु 100% इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब अगर हम उनको आज के नजरिए में देखें और उसको मॉडर्न वास्तु के अंदर भी फिट करें तो वो 101% फिट होता है। मतलब इसकी जननी हमारा भारत देश ही है। नहीं, जननी तो है भारत देश, लेकिन भारत देश का एक इस तरह से ये प्रोग्रामिंग हुआ है। वो एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कि एक हाथी का बच्चा था छोटा सा, और एक जंगल में ना उसको बांध के रखा था एक पेड़ को एक इंसान ने, और वो बड़े होते जाता है, बड़े होते जाता है, बड़े होते जाता है, और एक कौवा उसे चिढ़ाता है कि यार तो हाथी है, इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी तो यहाँ है ऐसे। तो वो हाथी कहता है कि क्या करे, अब मुझे तो यहाँ पर बांध के रखा है, देख लोहे की यहाँ पर कड़िया डाली है मेरे पैर, क्या कर सकता हूँ। तो एक दिन उसको तो थोड़ी सी खुजली होती है, तो खुजली करने की कोशिश में वो जो लोहे की कड़िया थी वो टूट जाती है और पेड़ भी उखड़ जाता है, और उसके बाद हाथी को पता चलता है कि यार मेरे में कितनी ताकत है। तो भारत देश का भी वैसा है कि भारत देश के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे वो सरिया डाल रखी थी या फिर लोहे की कड़िया डाल रखी थी, वैसे ही हमारा गलत प्रोग्रामिंग होने की वजह से हम लोग हमारा पोटेंशियल नहीं जानते या फिर हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। तो दैट इज द सिंगल पर्पज कि मैं क्यों इन चीजों के बारे में बात करता हूँ। अदरवाइज मेरे बाकी के पॉडकास्ट अगर आपने सुने होंगे तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल बात करता हूँ, रिलीजियस बात करता हूँ, तो उसमें ये चीजें कहाँ से आती है, तो ये रेफरेंस है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस काइंड। एनीवेज जी, तो आज के पॉडकास्ट में हम क्या कवर करेंगे वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अगर कोई इंसान घर बनवा रहा है तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। कंफ्यूजन ये होता है कि वास्तु आचार्य के पास जाए तो कब जाए, और एक घर बनवाते समय वास्तु आचार्य का क्या रोल होता है। दूसरा, आज की डेट में ये बहुत मतलब खास करके जो मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु, मेट्रो सिटीज में घर बनवाना, मतलब जमीन खरीद के घर बनवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। सो दे प्रेफर टू बाय फॉर सम फ्लैट। तो फ्लैट लेते समय हम लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 3 सबसे बड़ा एक यहाँ पर आ जाता है मुद्दा रिनोवेशन का। जब भी हम घर का रिनोवेशन करते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं, वो इतने अनजाने में करते हैं ना कि हमको पता भी नहीं चलता। तो इन चीजों के बारे में आज हम लोगों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हाउ टू सिलेक्ट अ प्लॉट टू बिल्ड अ हाउस। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर जब कोई भी इंसान प्लॉट लेने के लिए जाता है तो वो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि उसका प्लॉट लेने का पर्पस क्या है, कि वो जो प्लॉट खरीदने जा रहा है वो किस पर्पस के लिए ले रहा है, कि उसको वहाँ पे फैक्ट्री बनानी है, अपनी कोई शॉप बनानी है, ऑफिस बनाना है, स्कूल बनाना है, घर बनाना है, या फिर कोई भी होटल वगैरह या कुछ भी चीज बनानी है। क्योंकि जो जमीन ली जाती है ना उसकी 3 तरह की प्रकृतियां होती है। अगर आपने कभी सुना हो कि रजत की, सतव की और तमस की, तो हमें एग्जैक्टली देखना ही पड़ता है कि जो जमीन वो लेने जा रहा है उसकी प्रकृति क्या है। क्योंकि जो चीज वो बनाने जा रहा है उसकी भी एक प्रकृति होगी, अलग अलग काम की अलग अलग प्रकृति होती है। सपोज अगर वो फैक्ट्री लगाने जा रहा है तो उसको वहां पे जमीन चाहिए रजत की जमीन, क्योंकि रजत की जमीन क्या होती है, उसके अंदर फायर होती है। मतलब फैक्ट्री में पूरा दिन हलचल रहेगी, फायर की जमीन होगी तभी वो फैक्ट्री ग्रो कर पाएगी। तमस की जमीन होती है, शांत जमीन होती है एकदम से। और इसी तरह से जो सतव की जमीन होती है उसमें क्या होता है कि एक चीज का फ्लो रहता है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमें पर्पस पता करना पड़ता है कि वो जमीन जो लेने जा रहा है उसका पर्पस क्या है वहाँ उस जमीन को लेने। ये जो आपने अभी बताया रजस, तमस एंड सतव, इसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, कैसे पता चलता है कोई जमीन किसी तत्व की है? इसमें तो इसको चेक करने के कई टूल्स भी आते हैं कि टूल्स के जरिए हम चेक कर लेते हैं, हम नाड़ी से भी चेक कर लेते हैं। और देखो जो इतने साल का जिसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है वो तो अगर जमीन पे कदम भी रख देना तो भी उसको पता लग जाता है कि जमीन की प्रकृति क्या है। तो एक तो हो गया पर्पज कि आपको अगर फैक्ट्री लगवानी है तो आप सतव में नहीं लगवा सकते, आपकी फैक्ट्री बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। तो तमस में बिल्कुल नहीं करते, सतव प्लस रजत हमें ये दोनों चाहिए उसके अंदर, दोनों चाहिए होते हैं। तो ये तो हो गया जमीन का। अब मेरे को ये पूछना है कि क्या इसमें जो बनवा रहा है, जो ओनर है, उसकी प्रकृति देखना भी जरूरी है? क्या वो रजत, सतव, तमस का है? बिल्कुल बिल्कुल देखना जरूरी है कि जो इंसान जो
काम करने जा रहा है उस इंसान की प्रकृति क्या है, क्योंकि जैसे जमीन की है काम की प्रकृति है, वैसे ही हर इंसान की प्रकृति भी होती है। कि अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई टीचर या कोई लॉयर ये पूछता है कि मैं फैक्ट्री लगा लेता हूँ, क्योंकि जो टीचर होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, सतल की प्रकृति होगी, वो आराम से शांति से पढ़ाने वाला होगा। और अगर वो फैक्ट्री लगाता है तो वो उसकी फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों की प्रकृति ही मैच नहीं करेगी। तो अगर वो लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना आत्मबल नहीं होगा, क्योंकि जो फैक्ट्री चलाने वाले ओनर के अंदर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रकृति ही हम चूज करके देते हैं कि आप कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जैसे आपने कहा कि आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि जमीन की प्रकृति कौन सी है, तो वैसे कोई पैरामीटर्स है या कोई सिस्टम है इंसान को भी नापने के लिए कि इनकी सिस्टम है? बिल्कुल, सामने इंसान बैठा होता है, उसको देख के पता लग जाता है कि इसकी प्रकृति क्या है, उसके बोलचाल के तरीके से पता लग जाएगा, उसके खाने के टेस्ट से पता लग जाएगा कि उसकी प्रकृति क्या है। मीठा ज्यादा खा रहा है तो सत्व का इंसान है, अगर चटपटा ज्यादा खा रहा है तो रजस का इंसान है। और इसी तरीके से उसके बोलने के तरीके से भी पता लग जाता है कि उसकी प्रकृति क्या है। हाँ जी, जो फायर वाला होगा वो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, बहुत अग्रेसिव, मतलब उसकी बातों में एक अग्रेशन झलकेगा आपको, बहुत उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। और जो सतव वाला होगा वो फ्लो में बोलता चला जाएगा, और जो तमस वाला होगा वो बहुत धीरे धीरे अपने ही उसमें धुन में चलता है वो। तो बोलने के तरीके से, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उन सब चीजों से पता लग जाता है कि उसकी प्रकृति क्या है। अभी बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन करीब 10 मिनट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या आपको पता चला है कि मेरी प्रकृति कौन सी है? बिल्कुल, प्रकृति पता लग गई मुझे, आपकी सतव की प्रकृति है। कौन सी? सतव प्लस रजस की प्रकृति है आपकी। अच्छा, इस तरह से कॉम्बिनेशंस भी होते हैं? इस तरीके, हाँ, कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर प्रकृतियां तीनों होती हैं। वो होता है कि कितनी परसेंटेज किसकी कितनी है। अच्छा, तो आप रजस प्लस सतव हैं। ओके। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये जो रजस, सतव एंड तमस हम कहते हैं, इनके कोई और नाम भी है, मतलब इंग्लिश में, या फिर कोई और, इनको कैसे हम पता कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे रजस को बिल्कुल वो फायर एलिमेंट बोलते हैं। जो रजस होता है वो फायर एलिमेंट होता है, और जो सतव होता है वो एयर एलिमेंट होता है, और जो तमस होता है वो वाटर एलिमेंट होता है। अच्छा, ओके। हाँ जी, क्योंकि वाटर का काम है धीरे धीरे बहते जाना, आग का काम है एकदम से भड़कना। तो वो, हाँ जी, तो इस तरीके से इसको अगर मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा। ओके, अमेजिंग। यहाँ तक तो हमको पता चल चुका है कि प्रकृति देखनी पड़ेगी पर्पस के साथ, और उस इंसान के साथ उस प्रकृति को मैच करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मुझे आप बताइए कि वास्तु आचार्य का रोल जो है वो एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब खुदाई कैसे करनी है, यही से स्टार्ट हो जाता है, या फिर न्यू बनवाने के बाद में यहाँ पे एंट्री हो जाती है वास्तु आचार्य की, कैसे होता है? देखिए अक्षय जी, इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज को लेके चलना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है तो सबसे पहले हम उसका पर्पस देखते हैं कि वो किस पर्पस से वो प्लॉट खरीद रहा है। उसके बाद हम उसकी, इसमें देखिए कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है। जो ओनर खरीदने जा रहा है वो जिस डायरेक्शन का प्लॉट खरीदने जा रहा है, तो वो हम चेक करेंगे कि अकॉर्डिंगली वो उसके लिए वो डायरेक्शन फेवरेबल है कि नहीं है, वो कुंडली से चेक हो जाता है। तो उस चीज को भी हमें एक नजर रखनी होती है उसके ऊपर। और एक क्राइटेरिया ये होता है कि इसमें हम जो जमीन वो लेने जा रहा है उसका जो मेजरमेंट होगा और जो ओनर का नेम होता है उससे कैलकुलेशन करके ये निकाल देते हैं कि क्या ये जमीन इसको लॉस देगी या प्रॉफिट देगी। एक ये क्राइटेरिया भी होता है। ये तीनों चारों पैरामीटर पे जब वो जमीन पूरी तरह से हो जाती है कि हमें हम तो फिर हम उसको ओके कर देते हैं कि आप ये जमीन ले लीजिए। तो सबसे पहला हमारा यही काम रहता है। ओके, तो अगर किसी जमीन में कोई बाधा है, कोई फॉल्ट है, कोई दोष है, तो क्या उस दोष को मतलब पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, या फिर उस प्लॉट को अवॉइड ही करना चाहिए? देखिए, दोष भी कई तरीके के होते हैं। कई सिर्फ वास्तु में 2-3 दोष ऐसे होते हैं कि जिनका निवारण ही नहीं हो सकता, तो उसको तो फिर हम ये कहते हैं कि आप इसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उसमें बाहर का देखा जाता है। जैसे अगर किसी के प्लॉट के पास आसपास कहीं पे डंपिंग ग्राउंड है, कोई कब्रिस्तान आ जाता है, या इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज आ जाती है, या सपोज ऐसे आ जाता है कि जैसे ईस्ट में ऊंचा पहाड़ियां आ जाती है, वेस्ट में पानी आ जाता है, तो इस तरह का अगर बाहर का ये हो जाता है ना कि ये चीज हमें इसको सूट नहीं करेगी, तो हम इसको मना कर देते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए।
या आप दूसरा प्रेफर कीजिए। और जहां तक ये प्रकृति की और इन सब चीजों की बात की, तो ये कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर कोई जमीन तमस की है या सतव की है और वहां फैक्ट्री लगानी है, तो हम उसको रजस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो चीज कन्वर्ट हो जाती है। हाँ जी। मतलब तत्व को बदला जा सकता है, लेकिन मेजर अगर वास्तु दोष सॉरी जमीन के अंदर ही कुछ दोष है तो उनको निकालना थोड़ा, जैसे आपने कहा अब कुछ साल पहले 100 साल पहले अगर किसी जगह पर कब्रिस्तान होगा तो आज की डेट में तो वो पता नहीं चलेगा। तो क्या वो जमीन में दोष है नहीं वो भी पता चलता है जमीन खरीदने हाँ से? बिल्कुल, टूल्स से पता लग जाता है कि जमीन में दोष है कि नहीं है। वो हमारे टूल्स भी बता देते हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि एक्सपीरियंस से भी हमें पता लग जाता है कि जैसे ही हम कदम रखते हैं तो वहाँ की जो जमीन की एनर्जी है वो हमें, क्योंकि उसके साथ हम ऑलरेडी इतने अलाइन हो चुके होते हैं, पांचों तत्वों को हम सुनना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। जो एक लेमैन नहीं देख पाता, हम लोग उसको देख लेते हैं, तो हम उस चीज का पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है क्या। और वो अगर क्यूरेबल है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको साफ मना कर देते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए। ओके। और जैसे आपने कहा कि जो तत्व होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, रजत को तमस में, तमस को सतव में, तो उसका क्या तरीका होता है, किन चीजों का इस्तेमाल करके ये आप करते हैं, क्या टेक्निक? इसमें बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। देखिए, हम जमीन में खनिज भी डाल के उसको कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं, कई तरीके की विधियां होती हैं जिससे हम उनकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। या कम एनर्जी होती है तो उसको बढ़ाने के लिए बूस्टर, काफी सारे हमारे जो वास्तु में होते हैं उनसे हम उनको बैलेंस करते हैं। ऑलराइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ कि जहाँ पर बहुत सारी दुविधा होती है लोगों के मन में, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि नींव जो हम बनाते हैं, मतलब खुदाई जो होती है जमीन की, वो आग्नेय से करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ईशान्य से करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो कुंडली के हिसाब से देख के डिसाइड करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली का इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ पंचांग देखो उसमें आपको पता चलेगा, तो वैसे करना चाहिए। तो ये खुदाई का काम एग्जैक्टली शुरू कैसे करना है, वो मुहूर्त कैसे चुना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा। कि नींव की जो खुदाई होती है, ये हमें इसका एक विश्वकर्मा प्रकाश में पूरी तरह से इसको बताया गया है कि नींव की खुदाई हमें एग्जैक्टली शुरू कहाँ से करनी चाहिए। इसके लिए एक उन्होंने क्या बताया है कि जो राहु होते हैं, राहु देवता, उनके मुख से हमें कभी भी खुदाई स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली राहु की देवता और केतु देवता एक सर्प की तरह हैं। उनका मुख है और मुख को राहु बोला गया है और जो उनकी पूंछ है उसको केतु बोला गया है। वो 360 का कवर करते हैं पूरे प्लॉट को 12 महीनों में। तो वो क्या करते हैं कि 3 महीने एक कोने में रहते हैं, 3 महीने एक कोने में रहते हैं। इस तरह से वो चारों कोने, जो वायव्य कोण है, नैऋत्य कोण है, आग्नेय कोण है और ईशान कोण, 3-3 महीने उनका मुख और उनकी पूंछ कोनों में रहती है। तो अगर हम वहां से स्टार्ट करते हैं, अगर वो चीज से स्टार्ट कर दिया तो घर के मालिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और अगर उसकी पूंछ से स्टार्ट कर दिया तो जो घर की गृहिणी होगी और बच्चे होंगे उनको परेशानी हो जाएगी। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे ही घर में काम, किसी प्लॉट पे काम शुरू किया तो घर के ओनर को प्रॉब्लम आ गई। तो ये सबसे मेजर रीजन होता है। तो इसके लिए अगर मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि ये एक स्पेसिफिक रूल ही है। इसको आप बेशक नोट भी कर सकते हैं कि जो 15 फरवरी से लेके 14 मई तक होता है, इस दौरान अगर हमें कहीं पे नींव की खुदाई करनी होती है तो हमें वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करनी चाहिए वो खुदाई। क्योंकि उस टाइम जो राहु का मुख होगा वो साउथ वेस्ट में होगा और उसकी जो पूंछ होगी वो नॉर्थ ईस्ट में होगी। तो इस तरीके से वायव्य कोण में उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं पड़ेगा, तो वहां पे हमें खुदाई करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो 15 मई से 14 अगस्त तक, इसमें अगर आपको नींव की खुदाई करनी है तो आप साउथ वेस्ट से स्टार्ट कीजिएगा यानी कि नैऋत्य कोण से। उसके बाद 14 अगस्त से लेके 14 नवंबर तक अगर आपको खुदाई करनी है तो उसको आप आग्नेय कोण से यानी कि साउथ ईस्ट से स्टार्ट कीजिए। और लास्ट जब 15 नवंबर से 14 फरवरी तक अगर आपको किसी प्लॉट में खुदाई करनी है तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण से स्टार्ट कीजिएगा। तो ऐसा करने पे जो हमारे जो राहु देवता का मुख है और उनकी जो पूंछ है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता और आप आराम से अपने काम को आगे बढ़ाते। और ये जो आपने अभी टाइम फ्रेम बताया ये ऑलमोस्ट सेम रहता है हर साल? हाँ बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि सूर्य अपनी जो पोजीशन चेंज करते हैं हर महीने 1 साल में 12 राशियां कवर करते हैं, तो एक महीने में वो एक राशि में गोचर करते हैं। तो सूर्य की पोजीशन के साथ राहु की पोजीशन चेंज होती है, तो ये फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। अब जो आपने डिटेलिंग करी है ना मैम, मतलब मेरे पास लिटरली शब्द नहीं है कि पहले के जमाने में के जो लोग थे उनको कैसे पता चला होगा कि राहु का गोचर कैसे होता है,
उस राहु के गोचर का जो परिणाम है वो नींव के खुदाई पर कैसे पड़ता है, उसकी कितनी स्टडी उन्होंने की होगी और उसके ऊपर उन्होंने कितने केस स्टडीज किए होंगे, कैसे उन्होंने ये सब डिसाइड किया हुआ होगा। बिल्कुल सही, और तो हमारे ग्रंथों में ही वर्णन है। यही बात मेरे को फैसिनेट करती है, एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। एनीवेज, मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया था, वो बीच में मेरा पैशन आ जाता है। ठीक है, तो नींव की खुदाई के बारे में आपने बताया। अब नींव की खुदाई हो गई, नेक्स्ट यहाँ पर वास्तु आचार्य का क्या रोल आता है? नींव की खुदाई करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, नींव की खुदाई होकर उसकी जो फ्रेमिंग होने के बाद उसमें मर्मा पॉइंट निकाल के देते हैं ओनर को। जब एक आपका एक एरिया फिक्स हो गया कि ये एरिया आपका है, तो उसके बाद वहां पे वास्तु पुरुष बिल्ड हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया होने के बाद कि यहाँ पे वास्तु पुरुष अपना स्थान बनाना शुरू कर देते हैं। उस वास्तु पुरुष का स्थान बनने के बाद वहां पे हम मर्मा पॉइंट्स मार्क करके देते हैं कि इस स्थान पे आपको कोई पिलर या आपको कोई दीवार नहीं लेके आनी। आप अपने आर्किटेक्ट को ये रेकमेंड कर देना कि इस जगह पे जो मार्किंग की गई है, यहाँ पे आप नक्शे में कोई भी पिलर या दीवार नहीं देखी। ओके, तो ये जो मर्म स्थान आपने बोला, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इंसान के भी कुछ मर्म स्थान होते हैं। जी, और उन मर्म स्थानों के ऊपर अगर हम आघात करते हैं तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो वैसे ही वास्तु के भी मर्म स्थान होते हैं जिनको खुला छोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, तो मर्म स्थान बेसिकली सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के। जैसे हमारे सिर का हो गया, हमारी आंखें हो गई, हमारा नाभि, सबसे गले का सबसे जो महामर्म होता है वो नाभि का होता है। क्योंकि नाभि एक हमारे शरीर का ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है कि अगर इसको भेदन कर दिया जाए या इसके ऊपर कोई हैवी वेट आ जाए तो पूरी बॉडी मचल जाती है, मतलब पूरी बॉडी में हलचल हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जिस चीज को हमें अवॉइड करना होता है, जो नाभि वाला मर्म स्थान, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वास्तु पुरुष की नाभि, जहाँ से क्रिएशन होता है हर चीज का। क्योंकि देखिए, जो एक जमीन के अंदर एनर्जीज जानी होती है वो नाभि से जाती है। जैसे इंसान का खाना का जो पोषण होता है वो नाभि से जाता है ना, तो इसी तरीके से जो जमीन का है वो ब्रह्म स्थान से जाती है पूरी एनर्जी। वास्तु में हमारे 45 देवता एनर्जी फील्ड होते हैं, उनकी उत्पत्ति इसी नाभि स्थान से होती है। अगर यहीं पे गड़बड़ हो गई तो ये लगाइए वो बिल्डिंग पूरी ही नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जीज आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो इस स्थान का हमें खास कर ध्यान रखना होता है। अगर एक सेंटेंस में आपसे मैं पूछूं कि मेरे को बता, जैसे जब हम स्कूल में जाते थे तो वहां पे एक ये आता था एग्जाम में कि एक सेंटेंस में जवाब देना है, तो वैसे अगर मैं पूछूं कि मर्म स्थान क्या होता है वास्तु में, तो आप एक सेंटेंस में क्या बताएंगे? मर्म स्थान में वो कहूंगी कि वास्तु पुरुष का ऐसा संवेदनशील अंग जिसके ऊपर हम आघात नहीं कर सकते। क्या बात है। हाँ जी, इस चीज को सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद में हम इन चीजों को मतलब नहीं कर सकते। और वही मेरा नेक्स्ट वाला सवाल भी था आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि आप कभी भी वास्तु कर सकते हो, वास्तु करने के लिए कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं है, और बस कलर चेंज करना है, बस पर्दे चेंज करने हैं, बेडशीट चेंज करना है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इतना हम शुरुआत से क्यों प्रिकॉशन लें, और इतना शुरुआत से हम क्यों वास्तु आचार्य को हायर करके रखें? इस तरह की भी एक मेंटालिटी समाज में देखी जाती है, निग्लिजेंस देखा जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अक्षय जी, ये तो आपने वही बात कह दी कि हम इंतजार करते हैं कि पहले बीमारी होने दो, उसके बाद इलाज कराएंगे। मतलब पहले हड्डी टूटे फिर प्लास्टर चढ़े, अगर टूटी नहीं है, अगर वो रिपेयर लायक नहीं है तो नकली टांग लगवाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या बात है। जब एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोगों को समझाते हैं ना, तो मतलब क्लियर हो जाता है बिल्कुल। और आई एम मास्टर इन दैट, मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल्स देने में। लेकिन आज का आपका ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था कि पहले दुर्घटना हो जाने दो, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, दुर्घटना होने के बाद आप बच सकते हैं, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती, वो आपकी चॉइस। आपकी चॉइस क्या हो सकती है कि दुर्घटना को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ जी, अपनी बॉडी को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम विटामिन लेके हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना लगे। एग्जैक्टली वही होता है कि अपने घर की एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, उसको इतनी तरीके से बूस्ट करके रखिए कि कोई नेगेटिविटी आ ही ना पाए और आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आने के बाद हम सोल्यूशन करते हैं तो हम देखिए, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि रेमेडीज ही होती हैं।
बिल्कुल। जो नकली चीज है वो नकली ही रहेगी, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जो एक्चुअल चीज में होती है। Right. तो आप एक्चुअल चीज को बचा के रखिए ना। अच्छा, यहाँ पर और एक इसेंशियल सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि जैसे ही किसी घर का प्लान बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम होता है ऑटोकैड। तो क्या इस तरह से अगर कोई क्लाइंट आपको हायर करता है तो आपको वो प्लान आपको बना के देना होता है, या फिर पहले प्लान बनता है फिर बाद में आप जस्ट उसमें करेक्शंस बताते हैं? वो जो प्लान नहीं। के ऊपर काम करना होता है वो कैसे होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्लान होता है वो आर्किटेक्ट ही बना के देता है। वो फिर क्लाइंट हमें देता है कि आप इसमें चेक कीजिए कि सारी चीजें ओके है, तो उसको हम अपने तरीके से सारी चीजें उसके ऊपर जो हमारी वर्किंग होती है, वर्किंग करके उसके अंदर जितनी अमेंडमेंट कर सकते हैं हम, कि इस चीज को यहाँ से इस एक्टिविटी को रिलोकेट कर सकते हैं, ये गलत जगह पे आ रही है तो इसको रिलोकेट कर दीजिए। तो ये हमारा आर्किटेक्ट के साथ टाई अप रहता है कि आप इन चीजों को यहाँ पे चेंजेस कीजिए। तो हमारा क्लाइंट हमारा आर्किटेक्ट के साथ टाई अप करा देता है कि आप इनको बताइए कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो नक्शे में वेरिएशन करके हमें देते हैं। ओके। तो उसके बाद फिर तो उसके बाद फिर उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम आती है। और राइट। इस चीज में मैं आपको एक और एड ऑन करना चाहूंगी इस चीज को, कि जब भी हम कोई भी किसी को रेकमेंड करते हैं मकान के लिए या उसके नक्शे के लिए, तो इसमें हम उसकी कुंडली को जरूर देखिए। मैं पर्सनली जरूर महत्व देती हूँ जी बिल्कुल। क्योंकि जो वास्तु होता है ये कस्टमाइज्ड होता है, हर इंसान के लिए वास्तु अलग होता है, एक तरीके का वास्तु नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सपोज कीजिए कि एक बिल्डर ने फ्लोर बनाए हैं, बहुत सारे फ्लोर बनाए हैं, 15 माले की उसने बिल्डिंग बना दी, सेम स्ट्रक्चर, सेम अंदर का नक्शा, तो एक इंसान को प्रॉब्लम आ रही है और दूसरे इंसान को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन हमारे सामने सबसे ज्यादा आता है कि अच्छा अगर ऐसा है कि एक नीचे वाले बिल्डिंग में जो रह रहा है उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और ऊपर वाले को बिल्कुल भी नहीं आ रही, जबकि वास्तु तो दोनों का सेम है। इसका तो एक ऐसा क्यों एग्जांपल होता मैं है? देना चाहूंगा कि मैं वास्तु के बहुत सारे पॉडकास्ट बनाता हूँ ना, तो मेरे फ्रेंड्स में भी वो फेमस हो चुका है। तो एक मेरा दोस्त कह रहा था कि रिसेंटली मैं घर में शिफ्ट हुआ हूँ और जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ उस घर में बहुत तकलीफ है, झगड़ा होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, पैसे नहीं टिकते, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा कि किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा, और सोच के वो बताएंगे। हो सकता है उस प्लॉट में या फिर उस फ्लैट में कोई दोष होगा। तो वो कहता है कि नहीं, दोष तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि हमसे पहले वहां पे जो रहते थे वो तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, उनको तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इसलिए मैंने वहां पे शिफ्ट करने के बारे में सोचा कि उनको वो अच्छा गया है तो मुझे भी अच्छा जाएगा, लेकिन ये उल्टा हुआ है मेरे साथ में। तो यही मैंने उसको बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि दोष नहीं है तो वो ऐसा है, कभी कभी मेन एंट्रेंस जो होती है वो इंसान के लिए लकी होती है, लकी नहीं होती। तो इन चीजों के ऊपर ही अभी मेरे को जानना है कि किस तरह से एस्ट्रो वास्तु मिल के काम करता है। अब देखिए ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे आ जाता है। अब जनरली हम ये सुनते हैं कि उत्तर को हल्का रखिए, दक्षिण को भारी रखिए, पूर्व जो है उसको साफ सुथरा रखिए, अग्नेय में किचन रखिए। ये जनरल नियम हो गए वास्तु के। सिर्फ इन जनरल नियमों को करने से क्या हम बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं, या फिर इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए? व्हाट यू सजेस्ट? हाँ जी, मैं ये कहूंगी कि अगर इनको साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो मैं कहूंगी दशा और दिशा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी दशा के अकॉर्डिंग दिशा सेलेक्ट होती है। क्या होता है, देखिए जैसे अभी मैं आपको पहले बता रही थी कि आपने अभी जो अपने फ्रेंड का एग्जांपल बताया कि जो उस मकान में पहले रह रहे थे उनको वो बहुत अच्छा सूट कर रहा था, लेकिन जब से वो आए हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली क्या है, सपोज कीजिए कि वो ईस्ट फेसिंग मकान है और जो इंसान उसके अंदर पहले रह रहा था उसकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो, बहुत बली हो, जिसकी वजह से उसने वहां पे बहुत ग्रोथ की हो, और जो आपके फ्रेंड ने उसमें शिफ्ट किया है उसमें सूर्य उसके मार्ग स्थान का स्वामी हो या 8th हाउस का स्वामी हो या 8th हाउस में बैठा हो, सूर्य की पोजीशन अगर उसकी कुंडली में ठीक नहीं होगी तो ये घर उसको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो ये दिशा जो इंसान की जो दशाएं है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सबसे पहले ये बताइए कि दशा होता क्या है? दशा होता है हमारा जब हम बर्थ लेते हैं तो उस टाइम पे हमें एक दशा मिलती है पर्टिकुलर, कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से हमारी दशा स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक पैटर्न से चलती है। जैसे पहले ये फिक्स होता है कि पहले केतु की दशा आएगी, उसके बाद शुक्र की दशा आएगी। ये कुछ सालों के लिए आती है, कोई 14 ईयर्स के लिए होती है, कोई 19 ईयर्स के लिए होती है। उसके बीच में अंतर दशाएं आती है जो 2-2, 3-3 साल के लिए होती हैं।
तो जब ये दशाएं बदलती हैं ना, अगर ये फेवरेबल होती है हमारे किसी इंसान के लिए, अगर ये फेवरेबल है तो वो नेचुरली ही कुछ ऐसा चेंजेस कर देता है अपने घर में जो वास्तु के अकॉर्डिंग होता है। और अगर ये फेवरेबल नहीं होती है तो वो कुछ ऐसा गड़बड़ कर देगा वास्तु की कि उसके मतलब उसका पूरा जमा जमाया काम या फिर उसके घर में हेल्थ इश्यू सब कुछ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिशा और दशा ऐसे एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं कि अगर दिशा अच्छी है तो वो दशा को भी अच्छी कर देगी और दशा अच्छी है तो वो दिशा को भी अच्छा कर देगी। तो यहाँ पर वही सवाल मैं लेकर आऊंगा। हमारा घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारी नींव अभी पूरी हो चुकी है, तो हमको अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नींव बनाने के बाद हम जनरली दीवारें बना लेते हैं और चौखट लगवाते हैं। तो चौखट लगवाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या सिर्फ मेन एंट्रेंस की जो चौखट होती है उसी का ख्याल रखना चाहिए या फिर घर में जितने भी चौखट आते हैं उन सब का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 2, खिड़कियों का, विंडोज का प्लेसमेंट जो है, क्या उसके रिगार्डिंग भी वास्तु में कोई नियम है? कुछ लोग कहते हैं कि साउथ को बिल्कुल भी विंडो नहीं रखना चाहिए, साउथ को बिल्कुल पैक कर दो। ये कितना सही है? और एस्ट्रोलॉजी के साथ, हाँ जी, मतलब कुंडली के साथ आप कैसे मेन एंट्रेंस को डिसाइड करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, जो मेन एंट्रेंस होती है, जो आपने दरवाजे पूछे, उसमें हमें सिर्फ मेन एंट्रेंस का ही देखना होता है कि मेन एंट्रेंस हमें कहाँ पे रखनी है कि वो पॉजिटिव जोन में आ जाए और ओनर की कुंडली के हिसाब से भी उसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए। जैसे कुंडली में अगर 2-3 पैरामीटर होते हैं, देखिए हर जो वास्तुशास्त्री है या एस्ट्रोलॉजर है अपना अलग अलग तरीका यूज करता है कि कोई किसी तरीके से देखता है, कोई अब तक वर्गा से देखता है, कोई केपी से देखता है, कोई वैदिक से देखता है। सबका अपना क्राइटेरिया होता है ये देखने का कि इसका जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है हमारी कुंडली में, जो हमारी कुंडली में बैठा ही इसलिए है कि वो हमें कुछ देने आया है, तो उसकी दिशा में हमें अपनी मेन एंट्रेंस रखनी चाहिए। मेन वैदिक पर्सपेक्टिव यही है। जैसे अगर किसी का सूर्य उच्च का है तो उसको ईस्ट की डायरेक्शन सूट करेगी, किसी का मंगल उच्च का है तो उसको आप साउथ के मकान दिलाइए। नहीं तो लोग कहते हैं कि साउथ का मकान लेना ही नहीं है, देना नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मंगल किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी की कुंडली में तो साउथ का मकान उसको भी राजा बना देगा। अगर शनि उच्च का है तो आप वेस्ट का दिला दीजिए, बुध अच्छा है कुंडली में तो नॉर्थ का दिला दीजिए। तो इस तरीके से कुंडली को देख के हम उसकी मेन एंट्रेंस को तय कर सकते हैं कि इसको मेन एंट्रेंस हमें कहाँ से देनी है। और जो आपने पूछा खिड़कियों के लिए, तो इसमें हमें नॉर्थ और ईस्ट में ही खिड़कियां ज्यादा देनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में जो सुबह की जब सूर्य उदय होता है तो उसके बाद की रोशनी जो होती है वो इन दोनों डायरेक्शन से ही जाती है। जैसे ही 12 बजे के बाद जो सूर्य साउथ की साइड पहुंच जाते हैं तो बहुत तेज रोशनी होती है और उसमें जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे घर में एंटर करने का डर रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि साउथ को ढक के रखना चाहिए कि वहां पे ताकि नेगेटिविटी हमारे तक ना आ सके। अमेजिंग, अमेजिंग। तो इन चीजों का मतलब मोटा मोटी ध्यान रख के हम विंडोज को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि मान लीजिए मैं किसी घर में रहता हूँ और घर किराए का है और बाद में मुझे पता चला कि यार ये एंट्रेंस तो मेरे को सूट ही नहीं करता, या फिर खुद का भी घर है तो बाद में पता चला कि ये एंट्रेंस तो मेरे को सूट ही नहीं करता, तो उस चीज में क्या रेमेडी कर सकते हैं उसको फेवरेबल बनाने के लिए, या फिर कोई उसका उपाय नहीं होता, क्या होता है? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि वास्तु में सिर्फ 1-2 चीजें ऐसी होती है कि जिनका हम उपाय नहीं कर सकते। उसमें हम ओनर को यही बोलते हैं कि आप मकान चेंज कर लीजिए। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होती है, देखिए उसको हम नहीं ट्रीट करते, उसको मना कर देते हैं, और एक साउथ वेस्ट की एंट्रेंस या फिर ब्रह्म स्थान पे कोई मेजर दोष, अगर ये 2-3 चीजें होती है तो फिर हम उसको मना कर देते हैं कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इस मकान को आप चेंज कर लीजिए। इसके अलावा हर चीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे अगर वो एंट्रेंस उसको सूट नहीं कर रही है, उसके सिम्टम उसको आ रहे हैं, सबसे पहले हम सिम्टम जरूर मैच करते हैं। हम ये नहीं करते कि घर में घुसे और देखा कि हाँ जी ये टॉयलेट गलत है, ये टॉयलेट गलत है, तो सबको ट्रीट कर दे। हम एग्जैक्टली काम ही उस चीज पे करते हैं कि जो उसको परेशानी दे रही होगी। देखिए जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर होगा तो वो अपना सारी चीज देखेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी सर्जन के पास या किसी एमडी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एग्जैक्टली आपकी वही नस पे ट्रीटमेंट करेगा जिसमें दर्द हो रहा होगा, वो हाथ ही वहां पे रखेगा। तो इसी तरीके से यदि कोई एक्सपर्ट आएगा तो वो आके सिर्फ आपसे पूछेगा, आपकी प्रॉब्लम पूछेगा, और जो प्रॉब्लम होगा उसकी रूट कोज तक जाके वहीं पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्या बात है। और हाँ जी, उसका ट्रीटमेंट करते ही उसको रिलीफ हो जाएगा। पूरी बॉडी में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सी चीजें प्रकृति ने ऑटोमेटिकली सच की होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज ही हर इंसान को परेशान करेगी, कि जैसा भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुंडली का बहुत रोल होता है।
तो ऐसा नहीं है कि एक चीज जो पर्टिकुलर चीज किसी एक इंसान को तंग कर रही है वो दूसरे को भी कर रही होगी, क्योंकि हो सकता है उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो फेवरेबल हो, हम उसमें जानबूझ के छेड़खानी नहीं करेंगे। जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसके लिए उसको ट्रीट कर दो, दैट्स ऑल, उसका काम ठीक हो जाता है। ओके, तो ये मेन एंट्रेंस के लिए बेसिकली क्या रेमेडीज बताई जाती है, किस तरह की रेमेडीज होती है? ये इसमें हम मेन एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें अगर देखिए किराए का मकान है तो हम उसको टेप से भी कर देते हैं, और अगर उसका ओनर खुद ही है और वो कहता है वहाँ पे स्ट्रिप डालने के लिए, तो हम वहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रिप डाल के उसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि एक किस्म से एक वर्चुअल दीवार क्रिएट कर देते हैं, ताकि जो नेगेटिविटी या सिम्टम वहाँ के आ रहे होते हैं वो उसको नहीं आ पाते। हाँ जी। ओके, ऑलराइट। तो अभी मुझे बहुत सारे लोग डांट रहे होंगे, जैसे हमने बात करी कि आजकल बहुत सारे लोग घर बनवाते ही नहीं, मतलब जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा के, क्योंकि जमीन इतनी महंगी हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा हमको फ्लैट कल्चर में भी जाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं फ्लैट परचेज कर रहा हूँ, तो फ्लैट परचेज करते समय बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे सिलेक्शन करना चाहिए एक हेल्दी फ्लैट का, आप क्या कहेंगे? देखिए फ्लैट के लिए भी एज इट इज सेम रूल यही होते हैं जो अभी हमने घर के लिए डिस्कस किए। जमीन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं तो वही चीज उसको, क्योंकि घर देखिए जिसमें इंसान को रहना होता है, घर लेता ही इंसान इसलिए है ताकि वो सुकून से रह सके, वहां पे ग्रो कर सके, जिस पर्पज के लिए वो ले रहा है वो फुलफिल हो जाए। तो उसमें उसकी सारी उसका वास्तु प्लस कुंडली दोनों चीज हम लेके चलते हैं कि इसके लिए कौन सी एंट्रेंस ठीक है, या उसके घर में जो जो एक्टिविटीज हैं या यूटिलिटीज हैं वो सारी उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग एकदम फिट बैठती हो, तो वो चीज हम कर देते हैं। अदरवाइज अगर कोई चीज में वेरिएशन करनी होती है तो वहां पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो फ्लैट लेते हुए भी हम ये सारी चीजों को हमें कंसीडर जरूर करना पड़ता है, जो अभी हमने पहले डिस्कस की है। लेकिन इसमें ये बात आती है कि अगर फ्लैट ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या फ्लैट परचेज करने से पहले वास्तु कंसल्टेंट को हायर करना जरूरी हो जाता है, या फिर हम हमारे नॉलेज से कुछ पैरामीटर फिक्स करके जस्ट ऐसे ही कर सकते हैं? नहीं, देखिए अक्षय जी, मैं सबसे पहले यही कहूंगी आपको कि अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज में ऐसा मैंने देखा है कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, 3-4 वीडियोस देख लेंगे कि हाँ जी साउथ में लाल बल्लभ लगा लीजिए, आप नॉर्थ में ग्रीन सीन लगा लीजिए, साउथ में आप घोड़े रख लीजिए। तो एक के देखा देखी दूसरे ने कर लिया, और अगर उसका वो प्लेनेट खराब हुआ ना तो उसकी बहुत बुरे तरीके से उसको आघात हो सकता है। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप एक का देख के कि इसने ये कर रखा है, ये यूट्यूब पे सुन के कि इसने यहाँ पे ये चीज लगा लीजिए, यहाँ पे ये चीज लगा लीजिए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर बीमारी के लिए दवाई अलग होती है, हर इंसान की ताकत अलग होती है, उसको किस तरीके की डोज देनी है तो वो एनालिसिस करके ही पता लगता है। तो ऐसे देखा देखी वास्तु कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप मानते हैं वास्तु को, तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह से ही उसको करिए। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं भी ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक्सपर्ट के साथ जब आप जाते हैं तो दो चीजें होती है। एक तो आपको 100% समाधान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको 100% समाधान नहीं भी मिला है, तब भी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और आप रिलैक्स हो जाते हो। मान लीजिए कि मेरा अधूरा ज्ञान यूज करके मैंने फ्लैट चुन लिया, तो जिंदगी भर मेरे को वो परेशान करता रहेगा कि यार मैंने सही किया है या गलत किया है। हाँ, घर में झगड़ा हुआ, शायद मैंने गलत किया होगा, मेरे से गलती हुई होगी, तो कितने दिन तक आप इस डाउट में जियोगे? हाँ, अक्षय जी बहुत बार होता है। मतलब मैं अब आपको क्या बोलूं कि YouTube पे देख के लोग 3-4 वीडियोस देख लेते हैं और अपने आप को वास्तुशास्त्री बताना शुरू कर देते हैं। इवन मैं ये कहूंगी कि मैंने बहुत से ऐसे फ्लैट्स देखे जिनमें लोगों की शिफ्ट करने के बाद जो मेरे केस स्टडीज आई है मेरे सामने, वो बोलते हैं कि हमारा घर वास्तु परफेक्ट था और उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम क्यों आई है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि किस पे करवाया हुआ है आपने? अरे नहीं, जो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था ना वो वास्तु के हिसाब से था हमारा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें वास्तु आता है। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं कि वो हर कोने को पकड़ लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि प्लॉट की आकृति क्या है, दिशाएं कहाँ पे घूमेगी, एक कोना नॉर्थ ईस्ट, एक कोना नॉर्थ वेस्ट, तो इस तरीके से मार्किंग करके दे देते हैं। और एक ही दिशा, देखिए सपोज जैसे एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि साउथ मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में रखेंगे, जैसा आपने भी सुना होगा शायद। बिल्कुल। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रखेंगे, उसके साइड में ही एक दिशा होती है साउथ साउथ वेस्ट, मतलब उससे पहले दक्षिण की साइड चलते हैं तो दिशा होती है साउथ साउथ वेस्ट। उसमें सिर्फ कुछ मीटर का ही फर्क होता है उस दिशा और उस दिशा के बीच में। वो दिशा होती है डिस्पोजल की दिशा, वो दिशा टॉयलेट के लिए रिकमेंडेड होती है।
ओके। जो 16 डायरेक्शन में हम अगर उसको डिवाइड करके देखते हैं साउथ वेस्ट को और पूरे अपने प्लॉट को, तो वो एग्जैक्टली निकल के आती है। तो नॉर्मल क्या करते हैं, हाँ जी साउथ वेस्ट में बेडरूम दे दिया, और 90% केसेस में वो बेडरूम मुझे साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ वेस्ट में मिलता है डिस्पोजल में। उमर को सुला दो आप टॉयलेट वाली जगह पे, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। एनर्जी ड्रेन होती रहेगी उसकी। बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, बीमारियां लग जाएगी, पैसा ड्रेन हो जाएगा उसका। तो अच्छा। ये हाँ जी। आपने अगर टॉयलेट का जिक्र किया ही है, तो दूसरा कौन सा स्थान हो सकता है जहाँ पर टॉयलेट ठीक हो सकता है घर में? घर में टॉयलेट देखिए, हम जनरली 2 दिशाएं बताते हैं, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। एक दिशा और होती है ईस्ट। हाँ जी, ईस्ट साउथ ईस्ट। इस दिशा में भी कई बार टॉयलेट बना देते हैं, लेकिन अगर किसी का काम एनालिसिस करने का है, क्योंकि ये दिशा जो होती है ना, ये हमारी चर्निंग की डायरेक्शन होती है। हमारे दिमाग में जो चर्निंग चलती रहती है, तो उसको ये दिशा गवर्न करती है। अगर किसी का ऐसा काम है तो उसको इस दिशा में नहीं बनाना चाहिए, तो इसको भी हम अवॉइड कर देते हैं। जनरली साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों दिशाओं में टॉयलेट और जो सेप्टिक टैंक होते हैं, वो दोनों ही इन दिशाओं में बनाए जाते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में और बाकी वास्तु चीजों के बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अलग सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अगर किसी को वास्तु आचार्य बनना है, क्योंकि आपने यूट्यूब का जिक्र किया था, तो यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे फ्री के कोर्सेस भी अवेलेबल है। तो वो अगर कोर्स में देख लूंगा, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो क्या मैं वास्तु आचार्य बन जाता हूँ? कितना समय लगता है वास्तु आचार्य बनने के लिए? कितना मुश्किल होता है, आसान होता है? और कैसे मैं डिसाइड करूं कि मेरे को ये चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, देखिए वैसे तो लगाने को तो कोई भी अगर अपने नाम के सामने आचार्य लगा लेगा तो हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन आचार्य क्या होता है? आचार्य तो इंसान के आचरण से ही झलक जाता है कि ये आचार्य है कि नहीं है। उसकी नॉलेज बता देती है कि ये आचार्य है। तो हम इसका भी एक पूरा सिस्टम होता है कि पहले आपको बेसिक कोर्स करने होते हैं, फिर आपको एडवांस कोर्स करने होते हैं। और जहाँ तक जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो ज्योतिष और वास्तु है, आप इसको नहीं चुनते, ये आपको चुनता है। वो यही कहते हैं कि आचार्य आप अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। अगर भगवान का आदेश होगा और वो चाहते होंगे कि इस इंसान में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आचार्य बनने के लायक है, उसी को आचार्य की उपाधि मिलती है। क्योंकि ये अपने आप में एक डेजिग्नेशन है कि ऐसे किसी के अगर कोई भी नाम के सामने लगा लेगा तो लगाओ, देखो। लेकिन जो एक्चुअल आचार्य होता है, उसको बहुत बहुत तरीके से अलाइनमेंट करनी पड़ती है अपनी, कि कैसे हम अपनी मेडिटेशन से, अपनी बहुत सारी चीजों से अपने आप को कैसे प्रकृति से, ब्रह्मांड से कनेक्ट कर लेते हैं कि हम किसी की जमीन पे पांव रखते हैं और पता लग जाता है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें अब मैप की जरूरत भी नहीं होती। नहीं तो क्या होता है, नक्शे चाहिए, कुंडली चाहिए, ये सारी चीजें तो हम देखते ही हैं। लेकिन आचार्य बनने के बाद तो अगर कोई हमारे सामने आके बैठ भी जाएगा ना, और उसको हम देख के ही ये बता देंगे यहाँ यहाँ गड़बड़ है आपके घर में, तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है। लेकिन यही मेरे को मतलब कितना बढ़िया लगता है। आई कांट इवन एक्सप्रेस यू कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुझे बताइए फिर एक बार ऑफिशियली कि जब आप आचार्य बनने की प्रोसेस में होते हैं, तब आपको मेडिटेशन भी सिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो सबसे इसका पहला स्टेप ही है कि सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने मन को कंट्रोल में रखना, ये सब कुछ एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। क्या तो बात जिससे, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आपकी बॉडी, आपका माइंड, जो पांचों तत्व जो इस प्रकृति में मौजूद हैं, वही हमारे शरीर में भी मौजूद होते हैं। उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जब आप उनको बैलेंस करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। तो जब हम अपने शरीर की उन ऊर्जाओं को बैलेंस कर लेते हैं, तो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से हम अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं और हमें फील होना स्टार्ट हो जाता है और दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो एक लेमैन को नहीं दिखता है कि यहाँ पे इस चीज की डिस्टर्बेंस है। तभी सामने इंसान को देख के भी हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो आपको जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो किस टाइप का मेडिटेशन होता है? बहुत मुश्किल होता है करने में, या फिर कोई भी सीख सकता है? या फिर मेरा दूसरा सवाल यह है इसको लेकर कि मान लीजिए अगर कोई वास्तु आचार्य बनना चाहता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टफ है, तो वो क्रैक नहीं कर पाया वास्तु आचार्य की उपाधि को, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ये तो आपके गुरु पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं मानती हूँ जो सही गुरु होता है वो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाता है। वो अपने कमजोर स्टूडेंट का कभी भी हाथ नहीं छोड़ता, उनका खास ध्यान रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो आचार्य के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो उस गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको उसके डेस्टिनेशन तक जरूर लेके जाते हैं।
और मैं पर्सनली अपने गुरु की बात करूं तो वो तो अपने कमजोर स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, वो लास्ट तक उनको जरूर लेके जाते हैं और उनको आचार्य बनाते ही बनाते हैं। ये आज आपने बहुत ही अलग डायमेंशन दे दिया। आज तक लोगों को मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था कि अगर वास्तु आचार्य बनना है तो उसमें क्या है, 16 डायरेक्शन है, जोन्स के बारे में स्टडी कर लो, पंच तत्व देख लो और उसके बाद रजस सतो तमस देख लो, इसका कैलकुलेशन कर लो, ग्रिड कर लो और कलर कॉम्बिनेशन देख लो, हो गया वास्तु। लेकिन ये जो आपने आज एक अलग पर्सपेक्टिव इसमें ऐड कर दिया है कि नहीं, आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी को ग्रो किया जाता है, सो दैट आपका जो काम है या फिर आप जो डील कर रहे हैं उसमें और ज्यादा परफेक्शन आए। एंड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी अमेजिंग मैं कहूंगा। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना कि जो कुछ वीडियो देख के अगर आपने सामने आचार्य लगा लेंगे तो वो कुछ ही दिन टिक पाते हैं, वो लोगों को पता लग जाता है। नहीं, देखिए, कर्मा वर्क्स एंड अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको फल मिलेगा, वो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ कि आप आज की डेट में भारत में कोई भी उठकर अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगवा सकता ना, हाँ जी, एडवोकेट नहीं लगवा सकता ना। अगर भारत इन चीजों का गढ़ रहा है तो भारत में एटलीस्ट इस तरह का कानून होना चाहिए था कि कोई भी उठ के आचार्य नहीं लगा पाए। ये मेरी अपेक्षा है, बीइंग लेमैन, बीइंग वेरी क्या कहते हैं, एक सनातन का समर्थक होने के नाते, क्योंकि इसमें एट द एंड ऑफ द डे क्या बदनाम होता है, तो सनातन बदनाम होता है, और अगर पर्टिकुलर बात करेंगे तो वास्तु बदनाम हो जाता है, वास्तुशास्त्र बदनाम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठ जाता है उस चीज के ऊपर कि आचार्य होने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे, लेकिन देखते हैं इसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस चीज के लिए क्या चीज आगे रेकमेंड करते हैं या वो क्या सजेशंस देते हैं कि इस चीज के ऊपर रोक लगाई जा सके। इन चीजों के बारे में भी कुछ अच्छे दिन आने चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। एनीवेज, कम बैक टू आवर कंस्ट्रक्शन। हमारा कंस्ट्रक्शन चालू है, तो हमने खिड़कियां लगवाई, दरवाजे लगवाए और कुंडली के हिसाब से हमने देखा कि कौन सा एंट्रेंस ठीक रहेगा, उसके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया। अब हमको ना स्लैब डलवाना है, तो स्लैब के समय कोई प्रिकॉशन लेनी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्लैब डलवाते समय उसमें कुछ यंत्र, वास्तु पुरुष, इस तरह का कुछ अगर आप डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और कुछ लोग स्लैब के लिए भी मुहूर्त देखते हैं कि बेस्ट मुहूर्त में ही देखना है, और कुछ लोग उसके लिए कुछ स्पेशल पूजा वगैरह करते हैं। तो हाउ यू लुक आफ्टर दिस? देखिए अक्षित जी, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती। मैं मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीजें वास्तु के हिसाब से लेके चल रहे हैं और उसकी सारी प्रकृति भी ठीक है और उसकी एनर्जीज हम उसको स्टार्टिंग में ही बैलेंस कर देते हैं। अगर एनर्जीज कम होती है तो हम स्टार्टिंग में ही जमीन में अपने खनिज डाल के या अपनी रेमेडीज डाल के उसको बूस्ट कर देते हैं कि आगे वो पूरी बिल्डिंग बनने तक आपने उस प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये अपना हर एक का अपना अपना होता है। वैदिक वाले कुछ अलग तरीके से फॉलो करते हैं, मॉडर्न वास्तु वाले कुछ अलग तरीके की रेमेडीज करते हैं। तो इसमें सबका अपना अपना नजरिया होता है कि किस चीज को किस तरीके से करना है। मैं ये कहूंगा कि वैदिक एंड मॉडर्न के बजाय कुछ लोगों को ना मतलब ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं। तो मैं जब रूरल इंडिया में देखता हूँ तो यू वोंट बिलीव कि उनको ये टर्म ही नहीं पता है कि वास्तु आचार्य होते क्या है, उनको कंसल्ट भी करना होता है। दे जस्ट फॉलो देयर कस्टम्स, और उसमें गलती ये हो जाती है कि अब पहले की दुनिया बहुत अलग थी ना मैम, आज की दुनिया बहुत अलग है। तो कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो पहले के जमाने में सूट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि दरवाजे के ऊपर गणेश जी को लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो एक वैदिक वाले बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, उन्होंने कहा कि लगवाना चाहिए। क्यों लगवाना चाहिए? क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं। पहले से आप देख लो, कोई भी किला निकाल के देख लो, कोई भी पुराना घर आप निकाल के देख लो, वहां पे होता था। तो वो लोग क्या मूर्ख थे? तो मराठी में उसको हम वाड़ा बोलते हैं। वाड़ा, जो बहुत बड़ा घर होता था ना, उसको वाड़ा बोलते। तो वाड़ा में वो हुआ करता था। तो मैंने सोचा इसके बारे में कि यार वो वाड़ा हुआ करता था, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो कितना साफ सुथरा हुआ करता था। हर रोज घर के आंगन को गोमय के साथ में किया जाता था। हाँ, गोमय के साथ में, वो भी नॉर्मली नहीं। और वो जब चप्पल उतारते थे तो उसके लिए स्पेसिफिक एक जगह होती थी जो कि उस गणेश जी के एंगल में कहीं पर भी नहीं आती, कहीं नहीं होती थी। हाँ, चप्पल बिल्कुल पीछे छोड़ के आप अंदर आते थे। और उस सिस्टम में वो वहां पर उसका पावित्र्य जो है वो मेंटेन होता था। लेकिन आज की डेट में ये कैसे हो सकता है इतना पवित्र? फ्लैट में कहाँ से गोमय लाकर हम
ये करेंगे? बिल्कुल नहीं, गणेश जी हाँ। को कभी भी द्वार पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाँ। एक तो जो आपका पर्सपेक्टिव है ये तो है ही है। लेकिन अगर मैं अपने अपने शास्त्रों में ही और अपनी अगर आपको एक स्टोरी बताऊंगी जी। कि गणेश जी को द्वारपाल नहीं बना सकते हम। आप बिल्कुल। ये देखिए कि जो इसकी स्टोरी है गणेश जी की, जब पार्वती जी गणेश जी को द्वार पे बिठा के गई थी और शंकर जी वहां आए थे, तो क्या हुआ था? युद्ध। हाँ, बहुत बड़ा संकट छिड़ गया था, क्योंकि बिल्कुल। शंकर जी को ये पता नहीं था कि ये कौन है जो द्वारपाल है। तो गणेश जी को द्वारपाल पे नहीं बिठाना चाहिए, तो नहीं तो घर में भी संग्राम छिड़ जाता है उसी तरीके का। तो गणेश जी द्वारपाल नहीं है। अगर जो पहले हमारी परंपरा थी, जैसे आपने बताया कि सफाई होती थी, उनकी पूजा होती थी, तो उसकी प्रोस्पेक्टिव में ठीक है। लेकिन आज के जमाने में आप उनको द्वारपाल बना दो, उनको पर धूल मिट्टी चढ़ती रहती है, बस एक मूर्ति के रूप में उनको सजा दिया वहां पे, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उनका बहुत बड़ा निरादर है ये। बिल्कुल। तो गणेश जी को नहीं लगाना चाहिए द्वार पे। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि दहलीज जो है वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। बीइंग सीनियर वास्तु आचार्य, दहलीज के बारे में आपके क्या विचार है? और क्या आप अपने क्लाइंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि नहीं दहलीज लगवानी चाहिए, या फिर आप ये छूट दे देते हैं उनको कि आपको चाहिए तो लगवा दो वरना आप हटवा दो? देखिए, दहलीज का पहले जो दहलीज बनती थी, देखिए इसका बहुत अच्छा रोल होता था, क्योंकि जो घर की बाहर की नेगेटिविटी होती थी वहां पे दहलीज उसको रोक देती थी कि मतलब कोई भी बुरी चीज अंदर ना आ पाए। लेकिन आज के देखिए मॉडर्न टाइम में हम अगर ऐसी चीजें क्लाइंट्स को रेकमेंड करेंगे कि आप यहाँ दहलीज बना दी, तो वो कहेंगे मैम सारा लुक खराब हो जाएगा, तो वो चीज वो नहीं बना पाते हैं। तो बस दहलीज के लिए मेरा मानना ये है कि जो दहलीज होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है, रखनी चाहिए हमें। वहाँ पे किसी तरीके के जाले या कुछ भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए। वो बहुत सुंदर तरीके से आपको सजा के रखना चाहिए अपना जो मेन दरवाजा होता है। और एक काम अगर घर की गृहिणी कर सकती है, तो सुबह सुबह वो पानी के अंदर हल्दी डाल के अगर उससे अपने हाथ से दहलीज को साफ करती है, तो ये कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी आती है वहां से। क्या बात? अगर अपने हाथ से, हाँ जी। तो ये सिर्फ गृहिणी को ही करना पड़ेगा? हाँ जी, मैं अपने क्लाइंट्स को जरूर रेकमेंड करती हूँ कि आपके घर की औरत अगर ये चीज काम करती है, गृहिणी ये काम कर ले, सुबह उठ के नहा के अगर वो दहलीज को कच्ची हल्दी, जो हमारी हल्दी पानी में डाल के अगर उसे धो देती है ना, तो बहुत शुभ माना जाता है ये। साउथ में तो देखिए परंपरा है, वो अपनी दहलीज पे येलो कलर का पेंट भी करके रखते हैं हर टाइम। साउथ में तो इन चीजों को ना बहुत अलग लेवल पे फॉलो किया जाता है। तो हम इतना एटलीस्ट कर सकते हैं कि हम हल्दी से ही अपनी दहलीज धो लें। और इसके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे हैं पर्सनली। सबसे पहले तो मैंने अपने घर में ही देखे हैं। वाह, क्या बात है। हाँ जी। लेकिन अब कोई अगर बैचलर्स रह रहे हैं घर में, मतलब वो अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं और घर में अभी फिलहाल के लिए कोई लेडी नहीं है, तो क्या जेंट्स भी ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सारा खेल श्रद्धा का है। अब भाव से कोई भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। वो गृहिणी को इसलिए कह देते हैं कि वो लक्ष्मी का रूप ही मानी जाती है, इसलिए कह देते हैं कि उसके हाथों से। हाँ जी। और अगर वो नहीं है, घर में अवेलेबल नहीं है, जेंट्स ही रह रहे हैं, तो वो करिए उसको। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रेमेडी बताई है आचार्य जी ने, और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, या फिर आचार्य जी भी आपसे पैसे नहीं मांग रहे। एक सिंपल रेमेडी बताइए, ट्राई दिस फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। देखिए अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो। अगर आपका भला हो जाता है, लॉटरी लग जाती है, तो अब भी मैं पार्टी नहीं मांग रहा आपसे, आपका ही भला हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो ठीक है, उस मतलब निमित्त से आप थोड़ा जल्दी तो उठेंगे, मतलब फायदा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस रेमेडी को आपको ट्राई करके देखना चाहिए कि पानी में कच्ची हल्दी डाल के हाथ से जो दहलीज होती है उसको साफ कर दीजिए। घर की गृहिणी है तो उसको बोलिए, अगर गृहिणी नहीं है तो आप करिए। अगर गृहिणी मान नहीं रही है तो उसके साथ झगड़ा मत करिए, आप खुद करिए। जब आप करेंगे डबल नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका समझाने का तरीका जो है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि सुनते समय हम इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं मानूंगा मैं तेरी बात, लेकिन आप ऐसे समझा रहे हैं कि मैं कन्विंस होते जा रहा हूँ अपने आप से। कोशिश यही रहती है जी। तो अब थोड़ा रिनोवेशन के बारे में भी हम बात करते हैं। बहुत बार मैंने खुद ने ये देखा है कि रिनोवेशन के बाद बहुत चीजें बदल जाती है घर में। अचानक से जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाता है, जॉब में प्रॉब्लम आने लगती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है। और जनरली इंडिया में रिनोवेशन किस टाइम पे होती है, तो मेजरली शादी के वक्त। अगर घर में किसी की शादी है तो हम पेंट वगैरह करवाते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपका क्या विचार है? कैसे हमको इन चीजों के साथ डील करना चाहिए?
बिल्कुल, इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि रेनोवेशन के टाइम पे देखिए मैंने आज तक जितने केस किए हैं उसमें से अगर निकालूं तो 60% केस ऐसे केस आए हैं जिन्होंने रेनोवेशन के टाइम पे अपने घर में गड़बड़ की है। क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि रेनोवेशन इंसान किस टाइम कराता है, जिस टाइम उनके घर में शादी होनी होती है। तो क्या होता है कि शादी हो रही है, चलो जी बेटे का बेडरूम बनाना है, एक टॉयलेट भी बनानी है या फिर घर में चेंजेस करने हैं, तो वो कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं वहां पे। देखिए कि अगर दशा अच्छी है तो वही चीज आ गई, एस्ट्रोलॉजिस्ट में आ गई। अगर दशा अच्छी है और घर में रेनोवेशन इस तरीके की हो गई, फेवरेबल हो गई, तो क्या होगा, ये कहेंगे कि जब से हमारे घर में बहू आई है जी मजा आ गया है। मतलब बहू, हाँ, उसकी किस्मत इतनी तेज है कि हम ग्रो कर गए, क्योंकि वास्तु की कोई जो पहले गड़बड़ थी वो आपने नेचुरली इतनी बढ़िया तरीके से कर दी कि वो मतलब ये बोलने लग जाते हैं कि हम तो ग्रो कर रहे हैं। और इसके विपरीत यदि अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो आप क्या करेंगे, किसी ऐसी गलत जगह पे टॉयलेट बना देंगे या मिरर किसी ऐसी जगह पे लगा देंगे, तो जिससे वास्तु का मेजर दोष जिसको कह देते हैं वो क्रिएट कर देते हैं अपने घर में। और फिर क्या होता है कि ये जब से घर में बच्चे की शादी हुई है ना, पता नहीं उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो वो ले दे के वो सारी बात घूम फिर के कहाँ पे आ जाती है कि आपने गड़बड़ कहाँ पे की, वास्तु की। और दोष और क्रेडिट किसको मिल रहा है, आने वाले को। हाँ जी, तो मैं कहूंगी कि रेनोवेशन के टाइम पे एटलीस्ट आपको जरूर चेक कराना चाहिए कि आप क्या गड़बड़ करने जा रही हैं। कि जो चीज आप इस टाइम पे गड़बड़ कर देंगे ना, वो बाद में मतलब बहुत मुश्किल से संभलती है अगर आप पहले भी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं तो। और इसमें मैं अगर आपको एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि ये केस भी, इस टाइप के केसेस भी मेरे पास कई आए हैं। कि क्या होता है कि हम एक सपोज हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी जगह हमारे पास है, हमने खूब अच्छा कमा लिया, हम सोचते हैं कि साइड से एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं या एक फ्लैट और ले लेते हैं और उसको उसके अंदर ऐड ऑन कर देते हैं। राइट, बिल्कुल एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत मेजर गड़बड़ होती है उसके अंदर। क्योंकि मैंने जैसे अभी हम चर्चा करते आ रहे हैं अपने पॉडकास्ट में वास्तु पुरुष की, क्योंकि वास्तु पुरुष जब एक पेरिफेरी में फैले होते हैं और आपने एक साइड वाली प्रॉपर्टी और खरीद के और बीच में से रास्ता खोल दिया, तो क्या होगा, वो वास्तु पुरुष का आकार इतना बड़ा हो जाएगा और सारी चीजें जो पहले आपके लिए फेवरेबल थी, सपोज कोई दिशा में टॉयलेट अच्छी दिशा में आ रही थी और वो फिर नेगेटिव जोन की जगह वो फिर पॉजिटिव जोन में आ गई, और सारी चीजें, आपकी मेन एंट्रेंस चेंज हो जाती है, आपकी किचन का एरिया चेंज हो जाता है, आपके बेडरूम का एरिया चेंज हो जाता है, जिसे अनजाने में ही आप कहेंगे हमने तो गेट खोला था ठीक है और तो कुछ नहीं किया। हम पूछते हैं आपने क्या किया है जो एकदम से इतना प्रॉब्लम आ गई, कुछ नहीं किया कि साइड में प्रॉपर्टी ली थी और आने जाने के लिए बस एक छोटा सा गेट खोल दिया, और वो छोटा सा गेट देख लो कितना गड़बड़ कर देता है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। ओके, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि करीब 1 घंटा होने को है एंड लिटरली मेरे को पता नहीं लगा कि 1 घंटे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी बहुत सारे सवाल मेरे को करने हैं। मैं मजाक में कहता हूँ अक्षय कुलकर्णी का समानार्थी शब्द है सवालों का पर्वत। तो मेरे सवाल तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हम कवर करें। अब हमने घर बनवा दिया, स्लैब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जैसे हम रिनोवेशन की बात कर रहे थे, तो सिलेक्शन ऑफ टाइल्स, सिलेक्शन ऑफ ग्रेनाइट एंड मार्बल्स, सिलेक्शन ऑफ कलर एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखना है, माइक्रोवेव कहाँ पर रखना है। जनरली हम कहते हैं पूर्व जो है वो सूर्य की दिशा है, तो वहां से ऊर्जा आती है। तो पूर्व में कहीं पर भी आप कर दो ना, पूरे पूर्व में मतलब पूरे ईस्ट में कहीं पर भी आप किचन कर दो अच्छा होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अग्नेय में ही उसको क्यों बनाना पड़ता है, अग्नेय में ही हम अग्नि को क्यों डालते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा हमको ब्रीफ करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, जो पूरे घर में कलर होता है वो तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप बेसिक कलर यूज कीजिए। जो क्रीम कलर होता है इसका कोई दोष नहीं होता। तो पूरे घर में मैक्सिमम आपको पूरे घर में आपको एक ही रंग रखना चाहिए, क्योंकि एक रंग होगा तो उसका कभी दोष क्रिएट नहीं होगा। इसके अलावा जो आपको बाथरूम में टाइल्स लगवाते हैं या फिर मार्बल का कलर चूज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू जोन होता है। जो हमारे जिस जोन में जो कलर रेकमेंडेड होते हैं या फिर जो फ्रेंडली कलर होते हैं वहाँ पे, तो हम ये पूरी रिपोर्ट अपने क्लाइंट को बना के देते हैं कि आप इस जोन में ये वाले कलर अवॉइड कीजिएगा, या वो टाइल्स के फॉर्म में हो, या वो कर्टेन्स के फॉर्म में हो, या वॉलपेपर्स के फॉर्म में हो। तो वो पूरी रिपोर्ट उनको बना के दी जाती है कि इस जोन में आप ये कलर अवॉइड करेंगे। चाहे कुछ एग्जांपल देंगे आपकी, किस जोन में कौन सा कलर एनिमी कलर हो सकता है? हाँ जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको। जैसे आप नॉर्थ में रेड और येलो कलर को हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्थ का जोन जो हमारा होता है अपॉर्चुनिटीज का, हमारे क्लाइंट्स का होता है, और जैसे ही वहाँ पे येलो कलर होता है, येलो कलर अर्थ एलिमेंट होता है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि अर्थ का काम होता है पानी को ब्लॉक करना।
राइट। तो अगर पानी के अंदर हम मिट्टी डाल देंगे तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। और इसके इसी तरीके से वहाँ रेड कलर अवॉइड होता है, क्योंकि रेड कलर होता है अग्नि का। अगर पानी के अंदर अग्नि आ जाए, अग्नि के अंदर पानी आ जाए तो अग्नि बुझ जाएगी, और अग्नि क्या है, हमारा फाइनेंस है, हमारा पैसा है, तो हमारा पैसा खराब हो जाता है। तो इसी नॉर्थ जोन में येलो और रेड कलर अवॉइड होता है। ईस्ट जोन में आ जाए तो हम ग्रे कलर अवॉइड होता है ईस्ट में, और रेड कलर, जैसे अभी मैंने किचन का एग्जांपल दिया था, क्योंकि वो भी फायर को ही रिप्रेजेंट करती है, तो वो कलर वहाँ पे अवॉइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा कोई डाउट ये आता है कि ईस्ट से तो सूर्य भगवान आते हैं, तो वहां पर रेड लगवाने में क्या दिक्कत है? वहां पे तो नेचुरली सूर्य भगवान की एनर्जी होती है। सूर्य भगवान की एनर्जी आती है, वो एक बहुत पवित्र अग्नि होती है, जो पवित्र ऊर्जा होती है, जो सूर्य देव की आती है। तो थोड़ी सी अग्नि वहां पे चलती है, लेकिन हम किचन में तो देखिए पूरा दिन अपना गर्मी रहती है और उस तरीके से रहती है, तो किचन को हम ईस्ट में रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। राइट राइट, क्योंकि थोड़ी सी बहुत एक पवित्र अग्नि वहाँ पे वैलिड है, इसके अलावा नहीं वहाँ पे हम रख सकते। ग्रेट। क्योंकि हाँ, अग्नि कौन साउथ ईस्ट ही है, तो इस हिसाब से कलर का सिलेक्शन भी करना चाहिए। इस हिसाब से कलर जोन का हिसाब से कलर का सिलेक्शन किया जाता है। एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि माइक्रोवेव गलत जगह पर रख दिया और प्रॉब्लम्स आ गए, वॉशिंग मशीन गलत जगह पर रख दिया, प्रॉब्लम्स आ गए, ऐसे भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो इनका देखिए हर चीज को, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने एक जगह पे किचन कहीं पे बनी हुई है तो माइक्रोवेव को हम कहेंगे जाके आप साउथ ईस्ट में रखिए, मतलब किचन अगर किसी कहाँ बनी हुई है, तो इसको हमें उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम वास्तव में हम अपनी रेमेडीज देते हैं। जैसे सपोज अगर किसी की किचन किसी गलत जोन में आई हुई है, तो फिर वहां पे हम उसकी कुक स्टोव के नीचे मार्बल रखवा देते हैं कि आप उसके बीच का जो एलिमेंट होता है उसका मार्बल हम वहां रखवा के उसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन के नीचे भी जोनल कलर की मैट लगवा के उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं उस जोनल कलर का, ताकि उसके इफेक्ट खत्म ना हो और जो उस दिशा से हमारे गुणधर्म आ रहे हैं उसके आयामों में कमी ना हो। तो इस तरीके से इफेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सबसे पहले तो रिलोकेट अगर हो सकती है तो देखो बेस्ट है, नहीं तो देखिए इसमें आप जैसे अभी आपने बताया कि बहुत लिमिटेड होते हैं रिसोर्स, मतलब नहीं इतनी जगह होती है कि एक चीज को उठा के हम दूसरी जगह पे रिलोकेट कर पाए, तो फिर हम रेमेडीज पे करते हैं, उनको सोल्यूशन दे देते हैं कि आप इस चीज को करिए। बहुत बढ़िया। इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब हमारी कार में या बाइक में पंक्चर लगता है तो छेद बहुत छोटा होता है, जिसको हम शायद रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाए, लेकिन उस पंक्चर को ठीक करना ये बहुत जरूरी है। उस पंक्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ आपने मेजर चीजों का ध्यान रखा और माइनर चीजों को आपने छोड़ दिया तो चल जाएगा, ऐसा मत सोचिए। हर चीज का एक इफेक्ट होता है, हर चीज का क्योंकि देखिए एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबोने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही छोटा सा वास्तु दोष भी आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। तो उसके लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube देखकर करें, ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा। ऐसा आपको लगता है? कभी रिकमेंड किया है मैंने? ऐसे नहीं होता, एक्सपर्ट को अप्रोच करना होता है। आप मंजू मैम को भी अप्रोच कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और वैसे भी आज हम फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट भी ले रहे हैं एंड मैं मतलब मंजू मैम कैसे आपको थैंक्स करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने मेरी बात मानी एंड इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूँ। एक्चुअली मंजू मैम की जो फीस है ना वो बहुत ज्यादा है एंड हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा शायद। तो इतनी अच्छी कंसल्टेंसी आपको फ्री में मिल सकती है अगर हमने पूछे हुए सवाल का जवाब आप दे देते हैं। तो क्या हम सवाल अभी पूछ लें मैम या बाद में पूछ लें? नहीं, हम पूछ सकते हैं सवाल को अभी। ओके, तो मेरे हिसाब से ना वही सवाल हम पूछ लेंगे। आपको देखिए क्या लगता है कि हमने बात करी थी मर्म स्थान की, तो मैं कहना चाहूंगा कि लोग हमें बताएं कि मर्म स्थान क्या होता है। ये सवाल हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। मर्म स्थान क्या होता है, उसके दूषित होने पे क्या हो जाएगा अगर वो इफेक्टिव हो जाता है तो? जी, तो एक सेंटेंस में ये जो सवाल है इसका जवाब मैंने मैम से दे लिया था और इसको आपने अगर ध्यान से सुना है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो यू कैन गो बैक एंड लिसन इट अगेन। तो आज का सवाल हमारा है मर्म स्थान क्या होता है। इस सवाल का जवाब आपको करना है व्हाट्सएप, वो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट में तो उसके लिए हमने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है। क्राइटेरिया क्या है? आपको जाना है आचार्य मंजू गोयल जी के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, विच एवर यू फील कंफर्टेबल, और वहां पर उनको फॉलो या सब्सक्राइब करना है।
और उसका लेना है स्क्रीनशॉट, और वो स्क्रीनशॉट पहले शेयर करना है, उसके बाद सही जवाब शेयर करना है, तब आप एलिजिबल बन जाएंगे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये करना है, ये पॉडकास्ट रिलीज होने के 8 दिन तक। 8 दिन के बाद अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो फर्स्ट 8 डेज के लिए ये कॉन्टेस्ट जो है वो वैलिड रहेगी। जल्दी से पार्टिसिपेट करिए, और अगर आप लकी विनर बन जाते हैं तो आपको सिर्फ घर के लिए, कमर्शियल नहीं, सिर्फ घर के लिए ऑनलाइन, फिजिकल नहीं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया वो भी बहुत महंगी है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया और मैम मान गई, और वो आपको मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने सब कुछ सही से बता दिया ना मैम? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने अक्षय जी। मतलब जो इसका सही आंसर देंगे और जो लकी विनर्स इसमें से निकलेंगे, उनको पूरी तरह से उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और उनको फ्री वास्तु कंसल्टेंसी जरूर मिलेगी। मैं उन 3 लोग जो होंगे ना, मेरे को नहीं पता है वो कौन होंगे, उनको अगली पॉडकास्ट में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन उनके बिहाफ में अभी से आपको थैंक्स कह रहा हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अफोर्ड वास्तु सर्विसेज, लेकिन तब मेरे को ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं मिला। अगर मिला होता तो बहुत दिल से सुनता, पार्टिसिपेट करता, बार बार पार्टिसिपेट करता, सो दैट मेरा भी नंबर लग जाए। लेकिन जो अभी परेशान लोग हैं ना, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने हम लोगों को 1 घंटा दिया है, तो उस 1 घंटे के बदले में हम भी तो आपको कुछ देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्री वाला हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। बात एक्चुअली आज के पॉडकास्ट में बहुत पोटेंशियल के साथ बातें हुई है, और इसमें से कितना लाभ आप उठाना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। बिल्कुल जी, तो ये आज की हमारी बातें हो गई। अब मेरे को करना है बातों को कंक्लूड, लेकिन कंक्लूड करने से पहले कुछ इसेंशियल चीजें मेरे को जाननी है, क्योंकि मैं हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा परेशान है, किसी घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है, तो इनिशियल एज अ फर्स्ट एड हम क्या कर सकते हैं कि हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और बाद में हम पूरी तरह से आराम से वास्तु करवा सके घर का। बिल्कुल अक्षय जी, मैं जो व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी तरीके की बहुत मेजर प्रॉब्लम है और आप एक बार ठीक नहीं अवॉइड मैनेज कर पा रहे हैं वास्तुशास्त्र की, तो आप एक छोटा सा उपाय अपने घर में कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने घर में से जितना भी क्लटर है, जितनी भी फालतू की चीजें आपने ये सोच के रखी हुई हैं कि ये बाद में काम आ जाएंगी, एक तो सबसे पहले अपने घर से उन चीजों को बाहर कीजिए। और उसके अलावा जितनी भी चीजें आपने अपने घर में प्लेस कर रखी हैं, चाहे वो सपोज बेड है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, एक बार उन सब की पोजीशन चेंज कर दीजिए। मतलब उनकी जगह थोड़ी सी चेंज रहने दीजिए 2-3 दिन, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई एनर्जी किसी एरिया के अंदर स्टक हो जाती है और उसके ऊपर वो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है, तो वो एनर्जी का फ्लो आगे नहीं जा पाता। तो अगर हम उनको थोड़ा सा आगे पीछे चल कर देते हैं, तो कई बार उससे एनर्जी फ्लो होके और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कई बार हो जाता है। तो आप अपने फर्नीचर को आगे पीछे करके वहां पे सफाई कराइए। अपने घर में से जितना भी क्लटर है उसको बाहर कीजिए। अपने घर के पंखे, जाले, ये सब चीजें साफ कीजिए, तो आधा सोल्यूशन आपका ऐसे ही हो जाता है। क्या बात है। मैं हमेशा समय अभी तो मेरे पास शब्द नहीं है मैम, क्योंकि ये जो चीजें है ना, इन चीजों को मैं दुश्मन मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि वैसे तो मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन घर में जो कबाड़ होता है उसके साथ मेरी दुश्मनी है, और बहुत पहले से मैं कन्विंस कर रहा हूँ, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। अब क्या कहूँ, मैंने उनको एग्जाम्पल देके बताया कि लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, एक धन लक्ष्मी होती है, मंगल लक्ष्मी होती है, तो दूसरी दरिद्र लक्ष्मी होती है। और ये जो चीजें घर में आप संभाल के रख रहे हो ना, ये दरिद्र लक्ष्मी का स्वरूप है। जब तक आप इन चीजों को, इसमें क्या होता है, आप अपने सबकॉन्शियस को ये अलाइन कर देते हो कि जब हमें इस चीज की जरूरत होगी, क्योंकि क्या करते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं कि 4 साल बाद इस चीज की जरूरत आ जाएगी। इट मीन्स आपने अपने सबकॉन्शियस को इस तरीके से अलाइन कर दिया कि जिस दिन हमें इस चीज की जरूरत होगी, उस दिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम इसको अफोर्ड कर पाए, इसीलिए संभाल के रख रहे हैं। जब आपकी जरूरत होगी, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उसको खरीद पाएंगे, तो उस चीज को हटाइए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं एक घर में गया हुआ था, और उस घर में वो मेरे को कुछ दे रहे थे, तो उनको प्लास्टिक की थैली चाहिए थी, तो उन्होंने इतना बड़ा एक ये निकाला प्लास्टिक का, मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा ये क्या है? नहीं, वो काम आता है ना प्लास्टिक, इसलिए संभाल के रखा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा उनसे कि आपका आधार कार्ड है? तो उन्होंने पूछा क्यों? नहीं चाहिए, मेरे को आधार कार्ड दीजिए ना। तो उनको आधार कार्ड मिल ही नहीं रहा था उनका।
तो मैंने कहा देखिए आपको आधार कार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन प्लास्टिक की थैली आपने ऐसे संभाल के रखी है। आप मुझे बताइए कि आपको पैसे चाहिए, सोना चाहिए या प्लास्टिक की थैली बिल्कुल, चाहिए? क्योंकि वो कबाड़ को भरते हैं तो उनके दिमाग में भी उतने ही विचार भरे रहते हैं। जैसे ही आप अपने घर को साफ करेंगे आपको माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अब इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन बचपन से मैं ये करता हूँ। मेरे को कभी भी लगता था कि मैं स्ट्रक हुआ हूँ ना, तो मैं घर में चीजों का प्लेसमेंट चेंज कर देता था। सब लोग मेरे को डांटते थे कि बार बार कुछ ना कुछ करते रहता है। और सबसे बड़ा आरोप मैंने जो सहा है पता है क्या है? मेरा ये गुम हो गया, मेरा वो गुम हो गया, इसी ने फेंक दिया होगा, इसको फेंकने की आदत है ना, इसी ने फेंक दिया होगा। कितने दिन तक मैंने ये टॉलरेट किया है, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को पड़ेगा रुकना, क्योंकि समय की कमी है। लेकिन रुकने से पहले मंजू मैम, मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि अगले पॉडकास्ट में भी आपको आना पड़ेगा। एंड तब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मुझे लगता है आपको भी मजा आएगा उसमें। और आज का पॉडकास्ट में खत्म करने से पहले आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आज की हमारी बातें आपको कैसे लगी। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में उस सवाल को लेने की मैं कोशिश करूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। और मेरे साथ ही ये रहे सोशल मीडिया हैंडल वास्तु आचार्य मंजू जी के, तो वहां पर जाकर उनको भी आप करिए फॉलो। ठीक है, मुझे लगता है कि सब मैंने खत्म कर दिया जो बात करनी थी। और अब एक आखिरी सवाल पूछना बाकी है मैम, और उस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल सवाल ये है कि आज आपको मेरे साथ बात करके कैसा लगा? अक्षय जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके। तो मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि हम कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक जनरल कन्वर्सेशन चल रही है बहुत इजी वे में, कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं और एक बहुत इजी सूदिंग तरीके से हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके। और जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं, और मैं कहूंगी कि अगर इससे किसी का भी भला होता है तो उस चीज का क्रेडिट पूरा आपको जाएगा। लेकिन मेरे को तो जो पता है मैंने बता दिया, लेकिन इसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर इस पॉडकास्ट से किसी का भी कोई फायदा होता है तो। नहीं, क्रेडिट की क्या बात है, यूट्यूब भगवान की कृपा है। अब देखिए इसमें अलग अलग चीजें लोग डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी सत्व वाला थोड़ा कंटेंट हम डाल देते हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत सारा स्ट्रगल मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ऑडियो पॉडकास्ट। सबसे पहले गेस्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। आपको थैंक्स कहूंगा मैं कि आप राजी हो गई ऑडियो पॉडकास्ट में आने के लिए। जनरली लेडीज का एक होता है ना, थोड़ा सा सज धज के मेकअप वाकअप करके वीडियो करना, वो मतलब हर किसी को अच्छा लगता है, वो कोई बुरा मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं। और पॉडकास्ट होता ही इस चीज के लिए है, और मैं कहता हूँ कि ऑडियो पॉडकास्ट बनाएंगे तो लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। तो ये भी एक मेरे लिए स्ट्रगल वाली बात है। एनीवेज आप लोगों, देखिए बात ज्ञान की होती है अक्षय जी, मतलब अगर उसका देने का तरीका होना चाहिए, क्या आप ऑडियो के थ्रू दीजिए या वीडियो के थ्रू, वो कितना फ्रूटफुल होगा लोगों के लिए, बात उसकी हो जाती है। चाहे आप वीडियो कीजिए या ऑडियो कीजिए, डजंट मैटर। तो आज का पॉडकास्ट हुआ है बहुत ज्यादा सुंदर, इसको दबा के शेयर करिए। इतना हेल्प तो आप मेरे को कर ही सकते हैं ना, इतना फेवर तो मैं आपसे मांग ही सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं पूरी तरह से रुकूंगा, मेरी कन्वर्सेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आऊंगा फिर एक बार एक अगले पॉडकास्ट में। तब तक आप लोगों को क्या करना है पता है ना, ख्याल रखना है खुद का, उनका भी ख्याल रखना है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।